आज राजू को घर आने में काफी देर हो गई थी। रात के 8 बजे थे, जबकि वो 6 बजे घर आ जाते थे। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो राजू बिना कुछ बोले गुस्से में घर में दाखिल हुए। तेवर देखकर मैं समझ गई कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में है। उनका रुख रेखा बेटी के कमरे की तरफ था। वहाँ रेखा को कमरे में न पाकर वो और भी गुस्सा हो गए। वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि रेखा रात के इस समय कहाँ गई? क्या हो गया है राजू? यही कहीं होगी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तब वो छत के कमरे की तरफ गए और वहां जाकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। इतने में रेखा बाथरूम से बाहर निकल आई। रेखा को देखकर राजू का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए, जो घर की अगली तरफ बना हुआ था। रेखा चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर राजू बहुत गुस्से में था। उन्होंने अपनी बेटी को बेदर्दी से बालों से पकड़कर कमरे में फेंका और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। यही नहीं, दरवाजे पर ताला भी लगा दिया। रेखा की चीखें पड़ोस तक जा रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा, राजू, ये आप क्या कर रहे हैं? जवान बेटी को कमरे में बंद करके आपको कौन सा सुकून मिल जाएगा? तुम चुप रहो। जिस बात की समझ ना हो उसमें नहीं बोलते। राजू अभी भी गुस्से में थे। खबरदार, अगर आइंदा तुमने उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन दी, अब ये इसी कमरे में कैद रहेगी, ना बाहर जाएगी और ना ही उससे कोई मिलेगा। राजू के तेवर देखकर मैं भी डर सी गई। मुझे तो शक हो रहा था कि रेखा राजू की सगी बेटी है भी या नहीं। असल में मैं रेखा की सौतेली माँ हूँ और उसके बाप ने मुझसे दूसरी शादी की थी। रेखा की पहली माँ मर चुकी थी। जब वो अपनी माँ को याद करके रोया करती थी तो मैंने उसे प्यार देने की बहुत कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मुझसे घुल मिल नहीं सकी। खैर, वो मुझसे छोटी थी, मेरा उससे क्या मुकाबला। उसे कमरे में बंद देखकर मेरा दम घुटता। मैंने राजू की बहुत मिन्नतें की, खुशामद की कि वो उसे कमरे से निकाल दे, मगर उन्होंने मेरी एक बात न मानी। उस दिन रेखा अपने कमरे में चिल्ला रही थी। मैं उसे खाना देने गई तो उसने मेरे पांव पकड़ लिए। माँ, ऊपर वाले के लिए मुझे यहाँ से निकाल दे। पापा से पूछे, मेरा कसूर तो बता दे। मैंने क्या किया है कि उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया? क्या मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल सकती? वो मेरे पाँव में पड़ी रो रही थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। बिन माँ की औलाद भी जमाने के हाथों कितनी रुसवा होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी? तुम तो जानती हो ना राजू का गुस्सा कितना सख्त है। वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मुझे भी कमरे में बंद कर देंगे। मैं रेखा से बातें कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैं फोन की तरफ दौड़ी, दरवाजा खुला रह गया। रेखा शायद कमरे से बाहर निकल गई होगी। मैं फोन पर बातें करने लगी। मेरी नंद की कॉल थी। कहने लगी, हमने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। लड़की वालों को जल्दी है, इसलिए अगले ही महीने हम उसकी शादी कर रहे हैं। तुम लोगों को जरूर आना है। नंद की तरफ से शादी की खुशखबरी सुनकर मैं सोचने लगी कि रेखा को अपने साथ शादी में ले जाऊंगी। यकीनन उसके पापा उसे वहां जाने से नहीं रोकेंगे। तभी मैं रेखा के कमरे की तरफ जाने लगी। देखा तो वो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं भागती हुई उसके कमरे में गई तो देखा वो फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रो रही थी, जबकि उसके हाथ में छोटा सा एक कागज का टुकड़ा मुड़ा पड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठाया, मगर रेखा अपने कमरे से निकलने को तैयार न हुई। आखिरकार मजबूर होकर बड़ी मुश्किल से मैंने उसके कमरे को ताला लगा दिया। रात को राजू घर आए। उन्होंने रेखा का पूछा तो मैंने बता दिया कि आज उसका कमरे के अंदर बहुत दम घुट रहा था, इसलिए मैंने उसे उसके कमरे में बंद रखा है। वो बोले, ये वहां से निकलने ना पाए, बाहर की खिड़की को भी ताला लगा दो। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बेटी के बारे में कोई किसी भी तरह की बात करे। बेहतर होगा कि तुम उसे संभालो, वरना मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। अपने पति की बात का मान भी रखना था और अपनी बेटी को इस जुल्म से भी बचाना था। मैंने हामी भर ली, मगर अगले ही हफ्ते मेरी नंद के यहाँ शादी थी। मैंने अपने पति से बात की कि अगर हम रेखा को शादी में भी नहीं लेकर जाएंगे तो लोग हमसे 100 तरह के सवाल करेंगे। बगैर बात बदनामी होगी, तो बेहतर है कि आप रेखा को भी शादी में ले जाने की हामी भर लो। अगर उसे रोकेंगे तो खामखा इल्जाम हमारे ही सर आएगा।
वो बोले, सही बात है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रेखा कहीं जाने ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजू के तेवर अभी भी बड़े सख्त थे, मगर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि आखिर रेखा बेटी का कसूर क्या था जो उसे उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। खैर, मैं और रेखा बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे थे। अगला हफ्ता कौन सा दूर था, हम लोगों ने बृहस्पतिवार की शाम को ही जाना था। उनके घर खूब चहल पहल थी। राजू की मर्जी से मैं और रेखा भी चले गए। रेखा ने बताया कि वो अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है। मैंने अपने सामने ही उसे उसकी सहेलियों से मिलवा दिया, मगर वो बेताबी से किसी और का इंतजार कर रही थी। कभी नजरें इधर घुमाती तो कभी उधर। उसका अंदाज बता रहा था कि वो किसी को कुछ बताना चाहती है, मगर मेरी मौजूदगी में वो ऐसा नहीं कर सकती। खैर, 2 दिन चैन और सुकून से गुजर गए। तीसरे दिन बारात में लड़की वालों के घर जाना था। शाम के 7 बजे थे। सब लोग बारात के लिए निकल रहे थे। हम लोग भी गाड़ियों में बैठ रहे थे कि मैंने देखा कि रेखा चुपके से लोगों से नजरें बचाकर भीड़ से निकल गई थी। ऐसे में अगर रेखा को बुलाती या फिर मैं उसके पीछे जाती, उसे मना करती, तो वो और भी बिगड़ जाती और ये मेरे लिए ही मुश्किल हो जाती। लेकिन खैर, मैं भी चुपके से भीड़ से निकल आई। मेरी नजर अब अपनी बेटी रेखा पर ही थी। वो सड़क के दूसरी पार चली गई। रात के अंधेरे में न जाने वो किससे मिलने क्या करने जा रही थी, मगर प्यार मोहब्बत का किस्सा नहीं था। इतना तो मैं जरूर जानती थी, क्योंकि जिस हिसाब से वो परेशान होती थी और रोती थी, तो उस बात से लगता था कि वो किसी से डरी हुई थी या मुझसे कोई बात छुपा रही थी। खैर, मैं रेखा के पीछे पीछे चली गई। उसने सड़क पार की और दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ने लगी। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर रेखा जाती कहाँ है। थोड़ा आगे चलकर वो एक पीसीओ में चली गई। वहां से उसने किसी को फोन किया और फिर पीसीओ के बाहर रुककर इंतजार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी रेखा के सामने आकर रुकी। रेखा तुरंत उस गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी। मैं गाड़ी के पीछे भागी, उसे आवाज दी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत दुख और तकलीफ का एहसास हो रहा था और अपने पति का डर भी था कि अगर रेखा रात के इस समय कहीं गुम हो गई तो मेरी खैर नहीं। अचानक से उसी समय वहां से एक टैक्सी गुजरी। मैंने टैक्सी को रोक लिया और उसे उस गाड़ी के पीछे चलने का कहा। टैक्सी ड्राइवर ने ऐसा ही किया। सामने वाली गाड़ी चलती जा रही थी, यहाँ तक कि कार चलते चलते ऐसी जगह चली गई जहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाते। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी यानी कि राजू की बेटी ऐसा काम भी कर सकती है कि रात के अंधेरे में उस जगह आए जहाँ पर शरीफ लोग जाना तो दूर की बात, वहाँ का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरी बेटी वहाँ क्यों जा रही थी। टैक्सी वाला भी समझ गया था कि ये कौन सा इलाका है। आसपास से आती गानों की आवाजें और हर दरवाजे में खड़ी एक खूबसूरत हसीना जिनके कपड़े आधे उतरे हुए थे, उन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जगह कौन सी है। टैक्सी वाला भी अब कुछ कुछ हिचकिचा रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि वो एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुक गई। ये बड़ा आलीशान घर था। उसके आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे और उस घर के सामने का माहौल बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा आगे उतार दो। कहने लगा, बहन, ये मोहल्ला आपके लिए ठीक नहीं है। आप शरीफ घराने की औरत लगती हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ मत जाएं, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं जानता हूँ आप उस लड़की के पीछे पीछे यहाँ तक आई हैं, लेकिन जब ये यहाँ से निकलेगी तो तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अंदर जाना सही नहीं होगा। ड्राइवर की बात सही थी। मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं गई थी, तो बाहर रुककर ही रेखा का इंतजार करने लगी। मगर उस बंगले के सामने खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी के पास आकर हमें यहाँ से जाने का कहने लगे। तब ड्राइवर ने गार्ड से बचने के लिए चंदाबाई नामी किसी औरत का नाम लिया। गार्ड से कहा कि वो उसका इंतजार कर रहा है। तब गार्ड की नजर मुझ पर गई, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ न कहा। खैर, हम लोग वहाँ कितनी देर रह सकते थे। 1 घंटा गुजर गया। जब रेखा बाहर न आई तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे जाकर वहाँ पता करना चाहिए कि मेरी बेटी रेखा कहाँ गई।
बोला, ये लोग बहुत बुरे हैं। एक बार जो यहाँ चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। बेहतर है कि आप घर चली जाएं। ड्राइवर के कहने पर मैं वहाँ से वापस तो आ गई, मगर मेरे दिल की दुनिया लुट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं राजू से क्या कहूँगी कि रेखा कहाँ गई है। तब मैंने अपनी एक और रिश्तेदार औरत को राजदार बना लिया और उसे बताया कि रेखा ऐसी जगह गई है जहाँ पर शरीफ लोग जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन आंटी ने मुझे तसल्ली दी और बोली कि ऐसे मामलों में लड़कियां ऐसे लड़कों पर भरोसा करती है जो उन्हें ठिकानों तक ले जाते हैं और फिर वो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। क्या पता रेखा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मगर अच्छी बात तो ये है कि तुम उस कोठी का पता जानती हो। अब हम उसे वहाँ से बाहर भी ला सकते हैं और पुलिस की मदद से कार्रवाई भी कर सकते हैं। मगर मैं जानती थी कि रेखा किसी से प्यार नहीं करती, वरना वो मुझसे जरूर कहती। अगर उसे किसी लड़के से शादी करनी होती वो अपने पिता से हर बात कह दिया करती थी। मगर कुछ ऐसा उन दोनों के बीच था जिस पर ये बात न करते थे। रेखा भी खामोश हो जाती और मेरे आने पर राजू खुद भी खामोश हो जाते। अब मैं राजू का इंतजार कर रही थी। राजू बारात के साथ जा चुके थे। रात के 10 बजे तक बारात वापस लौटी तो दुल्हा दुल्हन के साथ मिलकर बच्चे कुछ रस्में निभाने लगे। इधर मैं और राजू भी फ्री हो गए। राजू बोले, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। गाड़ी में बैठने लगे थे कि वो रेखा का पूछने लगे। मैं खामोश रही। आखिरकार उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से पागल हो गए। मुझे बुरा भला कहा और खूब गुस्सा किया, फिर सर पकड़कर बैठ गए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था ये मैंने क्या कर दिया। खैर, मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमें थाने चलना चाहिए। भले बदनामी हो लेकिन हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। पति बोले कि ऐसा करना सही नहीं होगा, मैं पहले खुद वहां जाऊंगा। लेकिन मसला ये था कि राजू को उस जगह का नहीं पता था जो मैंने देखी थी। मुझे हैरत जब हुई जब राजू बोले कि मैं जानता हूँ वो वेश्याओं के बाजार में कहाँ और किसके पास गई है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों गई है। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद रेखा को लेने चले गए। मैं उनकी की हुई बातों पर ध्यान देने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर वेश्याओं के बाजार में ऐसा क्या है कि बेटी भी वहां जा बैठी और बाप को उसके ठिकाने का पता है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद रेखा राजू की सगी बेटी ना हो। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने देखा सामने रेखा और राजू खड़े थे, मगर उनके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी खड़ी थी जो तकरीबन 38 या 39 साल की होगी, मगर उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां थी। वो बहुत उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। कुछ ना समझते हुए मैंने उन लोगों को अंदर आने का कहा। राजू मैं अपने कमरे में चले गए, जबकि रेखा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में गई। मैं उन दोनों की बातें सुनने उनके पीछे पीछे गई। देखा ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानती है। मैंने उन लोगों को उस समय कुछ न कहा और खुद भी सोने चली गई। राजू मुझसे नाराज थे। उन्होंने मुझसे जरा भी बात न की, खुद सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए, जबकि रेखा आकर नाश्ता बनाने लगी। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। बोली, मुझे अभी नाश्ता बनाना है, जरा जल्दी कर दीजिए। उनकी हालत सही नहीं है, अब जल्दी करें, ज्यादा देर न करें और ना बातें बनाए। रेखा के लहजे में तलखी थी। मैंने जल्दी में उसे चाय बना कर दी। वो चाय लेकर किचन से चली गई, फिर भागती हुई आई, पानी का गिलास भी ले गई। उसे गए हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि उसके कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं भागती हुई गई तो देखा कि वो उस औरत के सीने पर सर रख कर रो रही थी, जबकि उस औरत का सर एक तरफ को ढलका पड़ा था और उसकी आंखें पथराई हुई थी, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने रेखा को बड़ी मुश्किल से संभाला। औरत का वजूद मुरझा गया था। लग रहा था उसकी जिंदगी की सांसें पूरी हो चुकी है। मैंने राजू को फोन करके उसे सब बता दिया। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा, किसी को इस बारे में कुछ मत बताना और ना ही रेखा को चीखने चिल्लाने देना। मुझे हैरत हुई कि राजू इस औरत की मौत का सुनकर भी नॉर्मल है। बहरहाल मैंने रेखा को नॉर्मल रहने को कहा। थोड़ी देर बाद राजू आ गए। उनके साथ 2-3 लोग और थे। उन्होंने उस औरत को उठाया
और राजू उस औरत को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। रेखा रोती रह गई। जब वो ना संभल रही थी तो राजू ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मुझे रेखा पर बहुत तरस आ रहा था। लगता था कि उस औरत से रेखा का गहरा रिश्ता है। मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो जिस्म में लहू नहीं। 3 दिन से घर के हालात अजीब से थे। थोड़ी देर बाद आकर रेखा का दरवाजा खोला। वो मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तुम और राजू मुझे कुछ भी नहीं बताते। बताओ तो सही, ये औरत कौन थी? तब रेखा ने मुझे रो रो कर बताया कि उस औरत से उसका गहरा रिश्ता था और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि राजू ने तो मुझसे कहा था कि उनकी पहली पत्नी ये दुनिया छोड़कर चली गई है। इस बात का मेरे दिल में बहुत दुख था कि राजू ने मुझसे झूठ कहा है। खैर, उस वक्त रेखा को तसल्ली देना ज्यादा जरूरी था। शाम तक वो संभल गई थी, मगर उसकी आंखों के नीचे रो रो कर डार्क सर्कल पड़ चुके थे। जब राजू आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बोले, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये है कि मैं उस औरत से नफरत करता हूँ जिसने मेरी बेटी तक का ख्याल न किया और अपनी शादी के कुछ साल बाद ही वापस अपने कोठे पर चली गई। तुम जानती हो, राजू ने आंखों में नमी भरकर कहा, मैंने उस औरत को इज्जत दी, मोहब्बत दी। क्या नहीं दिया था मैंने उसे? मैंने दुनिया भर की दौलत उसके पाँव में रख दी, मगर वो अपने वेश्यापन के काम से बाज नहीं आई। मैंने उसे इज्जत दी थी, उससे शादी की थी, उससे एक बेटी भी पैदा हुई, मगर वो बड़ी जलील औरत थी। उसने अपनी बेटी का भी ख्याल न किया, बल्कि उसे भी अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहा। मेरी बेटी दिल की साफ है, बस अपनी माँ की कमी की वजह से ये हमेशा अपनी माँ को ढूंढती रही। पता नहीं किस नीच नौकर ने उसे बता दिया कि उसकी माँ का रिश्ता उस वेश्या के बाजार से था। तभी ये एक आदमी की मिन्नतें करने लगी और उसके जरिए अपनी माँ तक पहुँचने की कोशिश करने लगी। आखिरकार एक दिन उसे किसी ने बता ही दिया कि उसकी माँ फला जगह रहती है। ये उससे मिलने वहाँ चली गई। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुमने बता दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय रेखा अपनी माँ से मिलकर रो रही थी। मैं उसे जबरदस्ती वहाँ से लाया, वो वहाँ से नहीं आ रही थी, तो इस नीच औरत को भी साथ ले आया जिसने हम दोनों बाप बेटी को बर्बाद किया था। मैं समझता हूँ कि उस औरत की यही सजा थी। ऊपर वाला जाने ये किस मर्ज से पीड़ित थी जो एक ही दिन में उसकी मौत हो गई। अब मैं रेखा के मुंह से उस औरत का नाम तक भी नहीं सुनना चाहता और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजू ने ये कहकर मेरे कांधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया और मैं आज भी इसी उलझन में हूँ कि अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊं। अब आप ही मुझे बताएं, मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए? उसके दिल में तो अपनी माँ की मोहब्बत मौजूद है, मुझे वो अपना दुश्मन समझती है, मगर मैं उसके लिए दिन रात परेशान हूँ और उसके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।